एक्सप्लेनेशन। ब्रूनो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे बहुत ही तेज हवा निकलती है। एली उसकी आवाज से दूर जाकर गिरता और कहता है बाकी दो प्रिंस के मुकाबले में इसकी ड्रैगन फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही ब्रूनो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी स्पेशल एबिलिटी को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। एली हंसते हुए से कहता है ये तो बस वार्म अप था, अभी देखो आगे होता क्या है। साथ ही एली फिर से वही मूव इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है जबकि ब्रूनो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इस बार ब्रूनो पहला पंच मारता है, एली उसके पंच को ब्लॉक करता है लेकिन ब्रूनो साथ ही उसको सर से पकड़ते हुए जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है। वो एली को घसीटते हुए अरीना में दूर तक फेंक देता है। एली उस अरीना से बाहर गिरने ही वाला होता है कि वो अपने पंच को जमीन में गाड़ देता है जिसकी वजह से उसको ब्रेक लगती है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे बड़ी मुश्किल से बचा है कि उसी वक्त ब्रूनो फिर से उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रूनो एक जोरदार पंच मारता है लेकिन एली नीचे से निकल जाता है। एली की हालत उसके पिछले वार की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उस बेचारे का आधा चेहरा तो छील चुका होता है। ब्रूनो उससे कहता है हाँ बस कीड़े मकोड़ों की तरह इसी तरह डांच करते रहो। तुम्हें क्या लगा था मैं भी अपने भाइयों जैसा हूँ। मेरी ड्रैगन फॉर्म अपने भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही अपने पंच के साथ वो उसे अपनी बाउंड्री फोर्स के साथ हिट करता है। वो एक साथ 3 पंचेस मारता है जो कि बाउंड्री फोर्स की शक्ल में उसकी तरफ जा रही होती हैं। एली उसके पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रूनो की बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उनको ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके पंचेस से डायरेक्ट हिट होता है और अरीना के अंदर ही दूर जाकर गिरता है। इन पंचेस की वजह से अब तो एली के सर से भी खून निकलना शुरू हो जाता है लेकिन ब्रूनो उसे संभलने का मौका ही नहीं देता। ब्रूनो फिर से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर आकर अपना पैर मारता है और हंसते हुए से कहता है अब मैं सारा गुस्सा तुम पर निकालने वाला हूँ क्योंकि मेरे दोनों भाई पहले मैचेस में हार गए। उन दोनों का गुस्सा तुम पर निकालूंगा। साथ ही वो उस पर अपना पैर मारते जा रहा होता है। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा जालिम है जबकि जियांग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टीचर मार्टिन माइक जासू से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही कर रहा है, क्या तुम्हें ये फाइट रुकवा नहीं देनी चाहिए। माइक जासू हल्का सा मुस्कुराते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं देते। क्वीन जियांग से कहती है अगर एली इसी तरह उसके पंचेस को बर्दाश्त करता रहा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। अभी भी हमारे पास वक्त है, उसको बचाया जा सकता है। जियांग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि एली उसका मुकाबला कर सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रिंसिपल ये मैच को रुकवा देते। प्रिंस जो कि एली के चेहरे पर अपना पैर मार रहा होता है उसी वक्त वो रुक जाता है क्योंकि एली ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है। प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एली उसे कहता है मैं इसको बचा कर रखना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि रेनिस के साथ मुकाबले में इसे यूज करूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे साथ भी इसे यूज करना होगा। एली की पूरी बॉडी पर लाइंस चमक रही होती है और इसी के साथ साथ एली की पूरी बॉडी पर आग लगी होती है। ब्रूनो एली से कहता है मेरे पैर को छोड़ो लेकिन एली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्रूनो उसके हाथों से अपने पैर को छुड़वा नहीं पा रहा होता। ब्रूनो उसे गाली देते हुए उसे पंच मारने लगता है तो एली भी उसे पंच मारता है। ब्रूनो उसके पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है ये तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन साथ ही ब्रूनो के हाथ पर आग लग जाती है जो कि एली की आग होती है और फिर ब्रूनो की पूरी बॉडी उसकी आग से कवर हो जाती है। ब्रूनो वहीं पर जमीन पर लेट जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। एली उसे कहता है मेरी आग बाउंड्री फोर्स से बनी है इसलिए तुम इसे ऐसे ही नहीं बुझा सकते। प्रिंसिपल माइक जासू से कहते हैं तुमने अपने बच्चे को बहुत ही डेंजरस एबिलिटी सिखा दी है। मुझे अब भी वो दिन याद है जब तुमने ये एबिलिटी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी। मैं 3 दिन तक बेहोश रहा था। टीचर माइक उनसे कहते हैं मैंने इसको ये एबिलिटी नहीं सिखाई, मुझे लगता है शायद इसने खुद ही सीख ली। इसका दिमाग थोड़ा सा मोटा है लेकिन ये बहुत ही अच्छा फाइटर है। और साथ ही टीचर माइक उठकर जाने लगते हैं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं तुम फाइट नहीं देखने वाले। टीचर उसे कहते हैं मुझे पता है कि कौन जीतने वाला है। एली ब्रूनो से कहता है अभी हार मान लो, तुम्हारे पास मौका है। ब्रूनो फिर से उसे गाली देता है और उसकी तरफ पंच मारता है लेकिन एली उसे डॉज करता है और नीचे की तरफ बैठते हुए उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। ब्रूनो उसका पंच खाने के बाद हवा में चला जाता है और ऊपर से उस पर अटैक करता है लेकिन एली उसके पंचेस को डॉज करता है और साथ ही एली अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जो कि मैग्मा रप्चर होता है। वो अरीना के दरमियान इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है कि अरीना में बैठे हुए बच्चे भी घबरा जाते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि जियांग से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है एली तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जीता जागता वोल्केनो बन गया है। एली फिर से ब्रूनो से कहता है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी से हार मान लो। ब्रूनो से कहता है तुम अभी भी मेरी पावर्स को कम मांग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस के साथ इस तरह बात करने की। और साथ ही वो नीचे की तरफ आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ब्रूनो अपनी सारी बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल करते हुए
एक ही पंच मारता है जो कि एली की तरफ सीधा जाता है, लेकिन एली भी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर पावर को इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ भेजता है। उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं और फिर से अरीना में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और वो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल एक वोल्केनो की तरह है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसलिए प्रिंसिपल अपनी मैजिकल पावर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े क्रिएट करते हैं और साथ ही कहते हैं मुझे तो मैच देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। एली और बूनो की पावर्स के टकराने के बाद एली तो सही सलामत नीचे खड़ा होता है, लेकिन प्रिंस बूनो नीचे आकर गिरता है। उसके पंख भी जल जाते हैं और वो दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो जली हुई बॉडी के साथ वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ एली भी जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही एली की फायर एबिलिटी खत्म होती है तो दिखाते हैं एली बेचारे के बाल भी जल चुके होते हैं। एली नीचे गिरने के बाद कहता है मेरे छोटे बहन भाइयों, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, कुछ अरसे के लिए मुझे बेड रेस्ट करना होगी। उसी वक्त जियांग भी नीचे उतर आता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। एली उसे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग एली का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ करते हुए कहता है तो आज का हमारा विनर एली है। एली खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो मैं जीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट राउंड में फाइट कर पाऊंगा। जियांग एली से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने वो सारी बातें सुन ली जो तुम अपने भाई बहन से कह रहे थे। मुझे पता है कि तुम उनके रहने के लिए एक बड़ा घर चाहते हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा। और साथ ही एली को मेडिकल टीम उठाकर ले जाती है। फिर सोफी साफ ग्राउंड में आता है और दोनों बच्चों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छी फाइट की। और साथ ही वो नेक्स्ट मैच का ऐलान करता है जो कि प्रिंसेस पेनी और डीमन क्वीन के दरमियान होने वाला है। और वो दोनों ग्राउंड में आ जाती हैं और उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। एक तरफ डीमन क्वीन के पास उसकी तलवार होती है जो कि यूजलेस लंबर से बनी है, जबकि दूसरी तरफ पेनी के पास उसका हंटर होता है। पेनी अपने हंटर को लहराते हुए जीबी की तरफ अटैक करती है, उसके हंटर के अटैक को डॉज करती है। उसी वक्त मेडिकल रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एली को ट्रीट करने के लिए एमरे आई होती है। एमरे एक नर्स है जो कि पेस्ट्रो क्लास से है। एली की आंख खुलती है तो वो एमरे की तरफ देखता है। एमरे उसे कहती है तो तुम जाग गए। एमरे को चेहरे पर एली ने थप्पड़ मारा था। एमरे ने अपने चेहरे पर एक बैंडेज लगाई होती है, देखकर कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा। एमरे अपनी गाल पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया है। वो उसे इशारा करके अपनी बैंडेज दिखाती है। साथ ही एली शर्माना शुरू कर देता है। एमरी उसे कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगी। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का होता है। क्वीन और पेनी के दरमियान फाइट जारी होती है। क्वीन अपनी तलवारबाजी के साथ साथ मैजिकल स्किल्स भी इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपनी तलवार पर इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा करती है और पेनी की तरफ एक स्लैश लगाती है, लेकिन पेनी हवा में छलांग लगाकर उसको डॉज करती है। पेनी हवा में उड़ते हुए ही अपने हंटर को अपनी मैजिकल पावर से बहुत ही बड़ा कर लेती है और फिर अपने बड़े हंटर के साथ क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन अपनी तलवार से उसके हंटर को ब्लॉक करती है। लेकिन पेनी का हंटर इतना बड़ा होता है कि वो अरीना में जहाँ भी गिरता है वहाँ पर नीचे से जमीन टूट जाती है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये पेनी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरीना में बैठे बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो बहुत सारे स्किल्स हैं। पेनी जो कि अपने बड़े से हंटर को अरीना के फर्श पर अंधाधुंध लहरा रही होती है, उसी वक्त उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसके हंटर को सेंटर से काट दिया है। प्रिंसेस पेनी भी नीचे उतर आती है। जियांग कहता है मेरी डीमन क्वीन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब उसके पास यूजलेस लंबर की बनी हुई तलवार भी है, ये पेनी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। पेनी अपने कटे हुए हंटर को अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बना लेती है। टीचर एसी और टीचर द्रोना भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़की के साथ मसला क्या है, पहले ये एक हंटर चला रही थी, अब इसने एक तलवार बना ली। यालू तीरंदाजी की क्लास के टीचर से पूछता है तुम्हारी स्टूडेंट तलवार कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जबकि आर्चरी क्लास के टीचर को खुद नहीं पता होता। प्रिंसेस पेनी अपनी तलवार के साथ जंप करते हुए क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन भी अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक इल्यूजन क्रिएट करती है और गायब होकर उसके पीछे चली जाती है और पीछे से उस पर अटैक करती है। लेकिन पेनी भी उसके अटैक को डॉज करती है और फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन उसकी तलवार के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए एक जोरदार स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से पेनी के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है और उसमें से ब्लड निकलता है। पेनी हंसना शुरू कर देती है। पेनी के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपने बीस्ट मोड में जा सकती है। साथ ही वो अपने फादर से कहती है फादर मुझे माफ कर देना, मुझे भी थोड़ा सा मजा करना है। अपने बीस्ट मोड में आते ही वो बिल्कुल पागल हो जाती है और जानवर की तरह जीबी पर अटैक करती है। ये देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पेनी के हाथ में अभी भी उसकी तलवार होती है। वो बीस्ट मोड के साथ जंप करते हुए क्वीन पर अटैक करती है।
क्वीन अपनी तलवार से बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है इसकी पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेनी क्वीन से कहती है तुम तो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना तुम अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करो, हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। पेनी उसे पीछे की तरफ धकेलती जा रही होती है और कहती है अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश मत करो, अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करो। जबकि क्वीन उसको देखकर कह रही होती है मुझे लगता है ये वो पेनी नहीं रही, किसी और चीज ने इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। पेनी की स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। वो पीछे की तरफ घूमकर उस पर अटैक करती है। क्वीन उसको डॉज करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। पेनी फिर से आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करती है और उसे कहती है तुम अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश क्यों नहीं कर रही, जल्दी करो। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करती है और साथ ही अपनी तलवार से उसके कंधे पर अटैक करती है, जिससे पेनी के कंधे पर एक कट लगता है और खून बहता है। साथ ही क्वीन उसके ऊपर फिर से अटैक करती है और अपनी तलवार से 3 पावर स्लैशेस लगाती है, जिसकी वजह से पेनी के कंधे पर 3 और चोटें लगती हैं। फिर क्वीन उसके करीब जाकर उस पर अटैक करने लगती है। पेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ ही हंसना शुरू कर देती है और क्वीन से कहती है तुम्हारी बाउंड्री फोर्स तो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्यों ना हम दोनों डेथ मैच खेलें। क्वीन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देती है और साथ ही फिर आगे की तरफ बढ़कर उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार चोट क्वीन को लगती है। पेनी क्वीन के कंधे पर अपनी तलवार मारती है जिससे उसमें से ब्लड निकलता है। पेनी की आंखें सुरख चमकना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा हंसती जा रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो फिर से जंप करके क्वीन पर अटैक करती है। क्वीन उसे ब्लॉक करती है लेकिन साथ ही वो अपने पंजे से क्वीन पर अटैक करती है। उसके अटैक के साथ ही क्वीन अपनी मेमोरीज में चली जाती है जहाँ पर वो क्लिफ पर खड़ी होती है और नीचे उसके साथियों की लाशें पड़ी होती हैं और क्वीन की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। यानी कि क्वीन की अपनी बाउंड्री फोर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपनी डीमन वाली बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करती है। डीमन क्वीन की बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि प्रिंसिपल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, लोगों को पता चल जाएगा। अरीना में बैठे सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले कभी नहीं देखी होती। जियांग भी कहता है कहीं उसने अपनी पावर वापस तो नहीं हासिल कर ली। प्रिंसिपल कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, टीचर्स को पता चल जाएगा कि ये एक डीमन है। साथ ही वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करते हैं और अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सारे अरीना के इर्द गिर्द एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं ताकि बाहर से कोई भी ये ना देख सके। अरीना में बैठी जनता शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दीवार क्यों बन रही है, हमें मैच देखना है। टीचर माइक जासू कहते हैं मैंने ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले देखी है, ये तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। टीचर मोमो भी कहते हैं मैंने भी ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले महसूस की हुई है। टीचर ड्रोना कहती है ये भी फिर से अपनी बाउंड्री फोर्स पर अपना कंट्रोल खोने वाली है। टीचर ऐसी ड्रोना से कहती है ये तो डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स है। ड्रोना से कहती है इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। सोफी सास भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है पेनी के पास एक बीस्ट की बाउंड्री फोर्स है जबकि क्वीन के पास एक डीमन की बाउंड्री फोर्स है। उसी वक्त सारे बच्चों के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें प्रिंसिपल का मैसेज होता है। प्रिंसिपल उन सारे बच्चों से कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया है, इसलिए आप लोगों को ये मैच नहीं दिखाया जा सकता। दोनों फाइटर्स ने रूल्स को तोड़ दिया है, इसलिए ये दोनों फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अरीना को सेट करने के बाद नेक्स्ट मैच शुरू किया जाएगा, इसलिए आप लोग इंतजार करें। जियांग कहता है प्रिंसिपल तो बहुत ही अच्छे हैं, इसका मतलब वो डीमन क्वीन की आइडेंटिटी को लोगों के सामने जाहिर होने से बचा रहे हैं। उस बड़ी सी दीवार के अंदर डीमन क्वीन अपनी डीमन की फॉर्म में आ जाती है और कहती है मुझे लगता है शायद मेरी बाउंड्री फोर्स थोड़ी सी वापस आ रही है। पेनी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि डीमन क्वीन की बाउंड्री फोर्स तो बहुत ज्यादा होती है। वो डर के मारे वहीं पर कांपना शुरू कर देती है और पीछे दीवार की तरफ भागती है और कहती है मुझे इस बाहर निकालो। वो दीवार के ऊपर पंजे मारना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। क्वीन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है वो और भी ज्यादा डर जाती है और भी तेजी के साथ दीवार पर खरोंचे मारना शुरू कर देती है और कहती है मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। क्वीन आगे बढ़ती है और अपने हाथ से अपनी बाउंड्री फोर्स को कंट्रोल करते हुए उसे पकड़ लेती है और अपनी बाउंड्री फोर्स से ही उसे हवा में उड़ा देती है। पेनी अभी भी यही चिल्लाकर कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। क्वीन हंसते हुए कहती है अगर मैं इसे मार भी देती हूँ तो भी मैं जीत जाऊंगी। जियांग भी अरीना के अंदर उतर आता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और उसे नीचे उतार देती है। जियांग क्वीन से कहता है क्या तुम ठीक हो। प्रिंसिपल ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अरीना के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी है।
इसलिए तुम्हें भी अपनी फाइटिंग स्टॉप करनी होगी, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम एक डीमन हो। प्रिंसिपल ने पहले ही मैच को खत्म कर दिया है, तुम दोनों एलिमिनेट हो चुकी हो, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं। डीमन क्वीन उसे कहती है, मैं एक क्वीन हूँ, तुम सिर्फ एक इंसानी कचरे हो, तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकते हो। उसी वक्त प्रिंसेस पेनी नीचे से उठती है और डीमन क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन साथ ही अपनी तलवार से उसे दूर की तरफ झटक देती है। जियांग उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और क्वीन से कहता है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्वीन उसे फिर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्वीन को हुक्म देने की, और साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश करती है। जियांग उससे कहता है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है, शांत हो जाओ। क्वीन उसकी बात नहीं सुन रही होती, वो फिर से पैनी को उठा लेती है और कहती है, मैं इसे जरूर मार डालूंगी, जबकि पैनी बार बार चिल्लाकर यही कह रही होती है, मुझे जाने दो। क्वीन उसे कहती है, तुम तो बस एक छोटी सी बीस्ट हो, तुम एक डीमन क्वीन को मारना चाहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उसे पीछे से गले से लगा लेता है। उससे कहता है, शांत हो जाओ, अपनी बाउंड्री फोर्स को अपने आप को कंज्यूम मत करने दो, तुम इसे कंट्रोल करती हो, वो तुम्हें नहीं। तुम्हारा मैच पहले से ही खत्म हो चुका है, अगर तुम इसको मार डालोगी तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सवालात उठेंगे। जियांग उससे कहता है, मैं जियांग हूँ, तुम मुझे जानती हो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डीमन ट्राइब में वापस लेकर जाऊंगा और तुम वापस से अपने डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन ये सुनकर थोड़ी सी शांत होती है और कहती है, जियांग तुम कहाँ हो और ये मैं क्या कर रही हूँ। उसी वक्त उसके अंदर जो दूसरी क्वीन होती है जो उसे कंट्रोल कर रही होती है, वो उसे कहती है, इसे अभी मार डालो, तुम एक क्वीन हो, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। फिर से वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। क्वीन हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो कोई भी डीमन क्वीन की बात नहीं मानेगा उसे मर जाना चाहिए। और साथ ही वो पैनी को अपनी पावर से बहुत ज्यादा स्क्वीज करती है, जिससे उससे मुंह से ब्लड निकलता है। जियांग फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बाउंड्री फोर्स को खुद को कंट्रोल मत करने दो, लेकिन क्वीन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो हंसती जा रही होती है और पैनी को मारने की कोशिश कर रही होती है। जियांग फिर से उसे चिल्लाकर कहता है, क्या तुम उस बात को भूल गई हो जो तुमने उस माउंटेन पर प्रिंसिपल के साथ की थी? तुमने प्रिंसिपल से कहा था कि तुम मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकती, इसलिए तुमने प्रिंसिपल से कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी ताकि मैं हार मानकर वापस अपनी दुनिया में चला जाऊं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे जो वादा किया था कि तुम्हें डीमन ट्राइब वापस पहुँचाऊंगा, वो वादा पूरा करूंगा। मुझे इस दुनिया में तुमने बुलाया था, पहले मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास पावर है, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका मिल चुका है। हम दोनों मिलकर तुम्हारे डीमन ट्राइब में वापस जाएंगे और तुम्हें दोबारा से क्वीन बनाएंगे। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, हम दोनों मिलकर इस मसले का हल ढूंढ लेंगे। एकेडमी के प्रिंसिपल भी हमारी मदद कर रहे हैं ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी को दूसरों से छुपाया जा सके। तुम्हें इस सब को खराब नहीं करना चाहिए, वरना उनकी भी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे डीमन ट्राइब वापस जाने का। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर मौजूद दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक डीमन क्वीन हो और एक क्वीन होते हुए तुम्हें किसी इंसानी कचरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। हम लोग खुद ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें लिलियन ने किस तरह धोखा दिया था? तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और किसी इंसान पर तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बॉडी को मेरे कंट्रोल में दे दो, मैं तुम्हें वापस डीमन क्वीन बना दूंगी। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे मार डालेंगे, हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। साथ ही वो फिर से क्वीन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। क्वीन हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, मैं सबको मार डालूंगी। जियांग फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, अपने आप पर कंट्रोल करो, लेकिन क्वीन उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। जियांग पीछे जाकर गिरता है। जियांग भी रुककर बैठ जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, अगर ये ऐसे ही करती रही तो सबको पता चल जाएगा कि ये एक डीमन क्वीन है और हमारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इसे रोकने का। क्वीन फिर से पैनी के पास चली जाती है और उसे कहती है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जियांग आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्वीन उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। क्वीन उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जियांग घबराते हुए उसको गर्दन से पकड़ता है और उसके सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसे किस करता है। और ये हमारी जियांग और डीमन क्वीन की पहली किस है। उन दोनों ने अपनी अपनी रिंग्स अपने गले में पहनी होती हैं, जो कि चमकना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उनकी रिंग्स चमकती हैं, क्वीन को सारी बैक फ्लैश मेमोरीज याद आ जाती हैं कि कैसे वो जियांग को इस दुनिया में लेकर आई थी और कैसे जियांग ने कई बार उसकी मदद की और कैसे उसने जियांग की कई बार मदद की। क्वीन की आंखों का कलर फिर से नॉर्मल हो जाता है और क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। जियांग उससे कहता है,
तो आखिरकार तुम शांत हो ही गई। क्वीन शर्माते हुए जियांग से कहती है, तुम्हें किसने कहा क्वीन के साथ ऐसा करने का। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था, मुझे और कोई सूझ नहीं रहा था। वो भी इसे ये बात बता ही रहा होता है कि क्वीन नीचे गिर जाती है। जियांग जल्दी से उसे संभाल लेता है और उसे नीचे गिरने से बचाता है। कर पैनिक खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, अब मैं इसे मार डालूंगी। जियांग अपने पीछे की तरफ हाथ करता है और अपने पेन को निकालते हुए उसे कहता है, अगर ये बेहोश हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका पेन उसके पास नहीं होता। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग चिल्लाते हुए पैनी से कहता है, मेरे करीब मत आना, ये राउंड पहले ही खत्म हो चुका है। पैनी गुस्से के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त प्रिंसिपल अरीना में आ जाते हैं और पैनी की गर्दन पर पंच मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जियांग प्रिंसिपल से पूछता है, बाहर का माहौल कैसा है, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया कि ये एक डीमन है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, मुझे अफसोस है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए इससे दूर रहना होगा। जियांग उनसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे इससे दूर क्यों रहना है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी बाउंड्री फोर्स की वजह से बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं। मुझे लगता है शायद इससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और उसी के साथ वो दीवारें गिरना शुरू हो जाती है। बच्चे कहते हैं, तो इसका मतलब अब दीवारें गिर गई है, हमें मैच देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही प्रिंसिपल ऐलान करते हैं कि ये वाली फाइट खत्म हो चुकी है। दोनों बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उन दोनों ने इस गेम के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए इस गेम का कोई भी विनर नहीं। मेडिकल टीम क्वीन को उठाकर ले जाती है। जियांग बहुत ज्यादा परेशान होता है। सोल्जर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी बॉडी का भी चेकअप करना है, तुम भी हमारे साथ आओ। जियांग सोचता है, हालांकि प्रिंसिपल ने हम दोनों को बचा लिया, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। हम हर बार प्रिंसिपल पर भरोसा नहीं कर सकते कि वही आकर हमें बचाए। दूसरी तरफ एरिना में सेमीफाइनल्स की शुरुआत होती है। टोटल 4 बच्चे होते हैं जो कि सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे, जिनमें से सबसे पहले रेनिस होता है जो कि मैजिक क्लास से है। उसका मुकाबला आयशा से है और आयशा भी मैजिक क्लास से है। प्रिंसिपल दोनों कंटेस्टेंट्स को ऊपर बुलाते हैं और जैसे ही उनके दरमियान फाइट का ऐलान करते हैं कि अपनी फाइट शुरू करो, आयशा कहती है, मैं हार मानती हूँ। अरीना में बैठे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी जल्दी ये मैच खत्म कैसे हो सकता है, इस लड़की ने पहले ही हार मान ली, हमें तो लगा था कि सेमीफाइनल बहुत ज्यादा मजे का होने वाला है। जबकि आयशा कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं रेनिस के हाथों इस अरीना से बाहर फेंकी जाऊं, इसलिए मैं पहले से ही हार मान रही हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, अब जबकि मैजिक क्लास की आयशा ने अपनी हार मान ली है तो इसका मतलब रेनिस ये मैच जीत चुका है जो कि फाइनल में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जीबी और पेनी दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और एली भी इस हालत में नहीं कि वो फाइट कर सके, तो फिर हमारा फाइनल मैच सिर्फ 2 ही बच्चों के दरमियान हो सकता है। एक तरफ से रेनिस होगा और दूसरी तरफ फौजी क्लास का जियांग जो कि नेक्स्ट डे होगा। अरीना में सारी जनता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, हम लोग इस मैच का कब से इंतजार कर रहे थे, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो जी रेनिस और जियांग के दरमियान फाइट स्टार्ट होने वाली है जो कि फाइनल मैच है। लेकिन उससे पहले एक और सीन दिखाते हैं जहां पर क्वीन जीबी और पेनी को डंजन में ले जाया जाता है, जहां पर उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। क्वीन से सोल्जर पूछता है, तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स जो निकली वो इवल बाउंड्री फोर्स थी, तुम्हारे पास वो बाउंड्री फोर्स कैसे आई। क्वीन उनसे कहती है, मैं डीमन ट्राइब में गुलाम थी, इसलिए मैंने वहाँ का कुछ मैजिक सीख लिया, इसलिए मेरे पास ये बाउंड्री फोर्स है। वो सोल्जर क्वीन से कहता है, लेकिन डीमंस का मैजिक तो बहुत ज्यादा यूनिक होता है, कोई इंसान उसको कैसे सीख सकता है, तुमने इसको कैसे सीखा, मुझे ये सारी बात एक्सप्लेन करो। क्वीन आगे से खामोश रहती है तो वो सोल्जर उसे कहता है, इसका मतलब तुम गिल्टी हो, तुमने डीमंस के साथ कोई ऐसी डील की है जिसके बदले में तुम्हें ये मैजिक मिला है, हमें जल्दी से इस बारे में बताओ, कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो। उसी वक्त प्रिंसिपल भी उसी रूम में आ जाते हैं और उस सोल्जर के कंधे पर हाथ रखते हैं। सोल्जर परेशान हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम, हमारे इंटेरोगेशन रूम में कैसे दाखिल हो गए। साथ ही प्रिंसिपल भी अपनी बॉडी से डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स को रिलीज करते हैं, जिससे वो सारे हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल और सोल्जर से कहते हैं, तुम लोगों से किसने कह दिया कि इंसान डीमन ट्राइब के मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीमंस की और इंसानों की बाउंड्री फोर्स दोनों सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसको दूसरी तरह से हासिल करते हैं और हम इसको दूसरी तरह से हासिल करते हैं। सोल्जर प्रिंसिपल से कहता है, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रिंसिपल सोल्जर से कहते हैं, अब मेरे बारे में तुम क्या कहोगे, क्या मैंने भी किसी डीमन के साथ कोई डील की हुई है जो मेरे पास उनका मैजिक है, या मैं उनकी बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं प्रिंसिपल, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हमारे कंट्री के बहुत ही खास इंसान है, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते।
प्रिंसिपल उससे कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह, ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इसीलिए यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कहीं तुम लोग मेरी स्टूडेंट को हैरास तो नहीं कर रहे। वो सोल्जर घबरा जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ इससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। जबकि दूसरे रूम में पेनी से सवाल जवाब हो रहे होते हैं। सोल्जर उससे पूछता है, जल्दी से बताओ उस दीवार के दरमियान क्या हुआ था, अगर तुम नहीं बोलोगी तो हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सोल्जर दूसरे से कहता है, जल्दी से इसका क्लॉक उतारो। पेनी उनसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। उसी वक्त वहाँ पर साटो आ जाता है। साटो सोल्जर से कहता है, यहाँ से चले जाओ, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। उन सोल्जर्स के वहाँ से जाने के बाद साटो प्रिंसेस पेनी से कहता है, मुझे माफ कर देना हमारे रूड बिहेवियर के लिए। अगले दिन सुबह सुबह जियांग एली से मिलने के लिए जाता है। एली और मोटो दोनों ही एक ही रूम में होते हैं। एमरे एली को सूप पिला रही होती है और उसे कहती है, ये गर्म नहीं है, मैंने इस पर फूंक मारी है। एली उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं अपने आप खा सकता हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। एमरे उसे कहती है, नहीं, तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा है, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही होगा। जबकि मोटो चिल्लाकर उससे कहता है, तुम दोनों अपनी तोता मैना वाली बातें बंद करोगे, मुझे एली से ज्यादा केयर की जरूरत है, जरा आकर मेरा भी ध्यान रखो। मोटो जियांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मोटो चिल्लाकर जियांग से कहता है, प्लीज जल्दी से मेरा रूम चेंज करवा दो, मैं इन दोनों की बातें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमरे जियांग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से एली के मुंह में चम्मच ठूंस देती है और मोटो से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ अपने पेशेंट की केयर कर रही हूँ। एली जियांग से पूछता है, अब मुझे बताओ आज का कंपटीशन किसके दरमियान होने वाला है। मोटो भी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी बीवी जीत गई। जियांग उन्हें बताता है कि जीबी और पेनी दोनों डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। मोटो हैरान हो जाता है और उसे कहता है, आखिर वो दोनों डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकती है, जीबी ने ऐसा क्या कर दिया। जियांग उसे कहता है, जीबी ने डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी ने बीस्ट बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए प्रिंसिपल ने उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अभी उन दोनों को जेल में रखा गया है ताकि उनसे सवाल जवाब पूछे जा सके। एली उसे पूछता है, अच्छा तो फिर रेनिस और आयशा की फाइट का क्या हुआ। एमरे उसे कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, रेनिस ही जीता होगा। जियांग हंसते हुए उसे कहता है, आयशा रिंग में दाखिल होते ही अपनी हार मान ली। मोटो से कहता है, उसने बिल्कुल ठीक किया, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी हार मान लेता। साथ ही मोटो से कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब फाइनल में तुम और रेनिस का मुकाबला होने वाला है। मोटो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि एली भी उसे कहता है, मोटो की परेशानी बहुत ज्यादा जायज है, तुम ये बात जानते हो कि बुशी और बूनो दोनों की ड्रैगन फॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब चूँकि रेनिस भी रॉयल फैमिली का मेंबर है, अगर वो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है तो उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग उसे कहता है, मुझे इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना पता है कि ये वाला मैच मैं ही जीतने वाला हूँ। जियांग उन दोनों से मिलने के बाद जब बाहर निकलता है तो गली में बच्चे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, तो यही वो लड़का है जो फाइनल में हिस्सा लेने वाला है, हमें लगता है कि ये रेनिस के हाथों मारा जाएगा। जबकि कुछ बच्चे इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है ये भी जीत जाए, लेकिन इस बात के चांसेस कम है क्योंकि रेनिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त टीचर मार्टिन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। टीचर मार्टिन उससे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना सर उठाकर चलना चाहिए, जाकर अपनी तैयारी करो, कल तुम्हारा मैच होने वाला है। तो टीचर मार्टिन भी उसके साथ उसके रूम में आ जाते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मैं रेनिस को हरा सकता हूँ। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, रेनिस बहुत ज्यादा पावरफुल है और सबसे अच्छा स्टूडेंट भी है, मैजिक में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन तुम्हारे बारे में अब मैं कह सकता हूँ कि जो तोहफा मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके बाद तुम कमजोर नहीं रहोगे। अगले दिन फिर से सीन अरीना का होता है। सारी जनता बहुत ज्यादा खुश होती है, टीचर्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनल्स होने वाले हैं। किंग भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रिंग के सेंटर में सोफी सास आकर खड़ा हो जाता है। उसके एक तरफ जियांग होता है और एक तरफ रेनिस होता है। सोफी सास बताता है कि आज का मुकाबला रेनिस और जियांग के दरमियान होने वाला है, जो कि फाइनल होगा, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे 1000 कॉइन्स दिए जाएंगे। इसके अलावा उसे मिलिट्री में मेजर की सीट भी दी जाएगी। सोफी सास उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों फाइट के लिए रेडी हो। रेनिस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और किंग से कहता है, किंग मुझे कुछ कहना है। रेनिस किंग से परमिशन मांगता है। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि फाइट के दौरान किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों की फाइट के लिए इस रूल को चेंज किया जाए। हम दोनों फाइट टू डेथ का मैच करना चाहते हैं, इस तरह हम दोनों अपनी फुल पोटेंशियल दिखा सकेंगे।
किंग उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। टीचर ऐसी भी घबरा जाती है और कहती है, रैनिस का इस तरह की डिमांड करना, इसका मतलब है वो इसको मार डालेगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल दखल अंदाजी न करेंगे रैनिस अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर सकेगा और जियांग नहीं बचेगा। प्रिंसिपल हंसते हुए किंग से कहते हैं, अगर प्रिंस ने ये रिक्वेस्ट की है तो आपको प्रिंस की रिक्वेस्ट पर जरूर सोचना चाहिए। किंग रैनिस से कहते हैं, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, चलो अब फाइट टू डेथ करते हैं। कोई भी तुम्हारी फाइट के दौरान इंटरवीन नहीं करेगा, तुम लोग अपनी फुल एबिलिटीज को शो कर सकते हो। जियांग अपने पीछे एक नया पेन लेकर आया होता है। वो उसे हाथ में पकड़ते हुए कहता है, कहीं मैंने छोटे से प्रिंस को गुस्सा तो नहीं दिला दिया जो उसने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी। रैनिस पीछे की तरफ घूमता है और जियांग से कहता है, मेरे पास 3 वजह हैं तुम्हें मारने की। जियांग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ तो सही। रैनिस उसे कहता है, तुमने मेरी वो इज्जत नहीं की जो कि एक प्रिंस को देनी चाहिए और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। जियांग उसे कहता है, अच्छा तो ये बात है, दूसरी कौन सी है? रैनिस उसे कहता है, अपनी फाइट के दौरान तुमने मेरी पावर्स को कॉपी करने की कोशिश की। साथ ही रैनिस अपनी बाउंड्री फोर्स को बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। रैनिस उसे कहता है, और तीसरी वजह जो कि बहुत ही हास वजह है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान जीबी का हस्बैंड होने के लायक नहीं, उसे मेरे साथ होना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। अरीना में बैठे सारे बच्चे भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रोना इसी से कहती है, रैनिस तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जैसा ये पहले था वैसा नहीं रहा। जियांग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो और मैं उसके लायक नहीं? साथ ही वो अपने पेन के अंदर एक बड़ा सा क्रिस्टल लगाता है। यह पेल मून क्रिस्टल है जो कि टीचर मार्टिन के पास हुआ करता था। टीचर मोमो उस क्रिस्टल को देखकर टीचर मार्टिन से कहती है, ये तो तुम्हारा गिफ्ट है जो कि ड्वार्फ्स ने तुम्हें दिया था, तुमने इसे अपने स्टूडेंट को क्यों दे दिया? जियांग रैनिस से कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों के दरमियान बहुत ही आसान सी फाइट होगी, लेकिन तुमने क्योंकि मेरी बीवी पर नजर रखी हुई है इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह पीटने वाला हूँ। मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं, ये भी सिर्फ मेरी है। टीचर ड्रोना और टीचर एसी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इसके पास तो पेल मून क्रिस्टल है। एसी टीचर मार्टिन की तरफ देखती है और कहती है, तुमने उसे अपना क्रिस्टल क्यों दिया? टीचर मार्टिन उन सब से कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के ज्यादा लायक है। जियांग उससे कहता है, चलो आगे बढ़ो, फाइट शुरू करते हैं। जियांग अपनी जगह पर ही खड़ा होता है कि रैनिस अपनी मैजिकल एबिलिटी से उसके नीचे से सारे अरीना को तोड़ देता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है तो वो सारे टूटे हुए पत्थर एक गोल दायरे की शक्ल में जियांग को अपने अंदर कवर कर लेते हैं। जियांग उन पत्थरों के बॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। रैनिस उस पत्थरों के बॉल को हवा में उड़ा लेता है और साथ ही अपना सेकंड मैजिक इस्तेमाल करता है और उसको आग लगा देता है, जिससे वो बड़ा सा पत्थर का फायर बॉल बन जाता है। ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये मैच यहीं पर खत्म हो जाने वाला है? रैनिस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसी वक्त उसके पत्थरों का बड़ा सा फायर बॉल टूट जाता है और उसके अंदर से एक बड़ा रोबोट निकलता है। जियांग उस रोबोट को लकी 3 का नाम देता है। जियांग कहता है, जब तक मेरे पास पेल मून क्रिस्टल है मैं जो भी सोचूंगा वो चीज बन जाएगी। वो रैनिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रैनिस अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। जियांग का रोबोट क्योंकि यूजलेस लंबर से बना होता है, इसलिए रैनिस के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। रैनिस अपने इलेक्ट्रिक मैजिक को एक्टिवेट करता है और उसे बिजली का जोरदार झटका देता है, लेकिन जियांग उसे कहता है, इसके ऊपर यूजलेस नंबर है और यूजलेस नंबर एक इंसुलेटर है, इसलिए तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का इस पर कोई असर नहीं होगा। जियांग अपने रोबोट को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है, लेकिन रैनिस अपने पाँव के नीचे 2 छोटे छोटे टोर्नेडो बनाता है और उड़ता हुआ पीछे हट जाता है। जियांग कहता है, ये मुझे इतनी आसानी से अपने करीब नहीं जाने देगा। जियांग अपने रोबोट के पाँव में से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकालता है जो कि चलते हुए सीधे रैनिस के पास चले जाते हैं, जबकि जियांग अपने बाजू में से रॉकेट्स निकालता है और उस पर अटैक करता है। रैनिस अपने सामने शील्ड बना लेता है और उससे रॉकेट से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो नीचे देखता है तो उसके छोटे बॉम्ब्स नीचे पहुंच चुके होते हैं और साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। बच्चे इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही जबरदस्त फाइट है। रैनिस ने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसके पाँव के नीचे बॉम्ब्स हैं। किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोफी सास से कहते हैं, जियांग हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आता है, ये बहुत ही मजेदार फाइट होती है। जैसे ही सामने से धुआं हटता है रैनिस खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा सहमी हालत में होता है। अरीना में बैठे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रैनिस को इसने सहमी कर दिया। फोर्जरी क्लास का एक लड़का रैनिस को कैसे हरा सकता है? इसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है।
लेकिन असल में वो रेनिस नहीं होता, रेनिस का एक वाटर क्लोन होता है। जियांग सोचता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रेनिस इतनी जल्दी नहीं हार मान सकता। रेनिस का वाटर क्लोन पानी बनने के बाद पानी की एक बड़ी सी वेव बन जाती है और जियांग पर गिरती है। साथ ही रेनिस अपने पानी से एक बड़ा सा जायंट बना लेता है और जियांग के बड़े से रोबोट को अपने जायंट के हाथ में पकड़ लेता है। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हारे ये टोटके, तुम्हारी ये छोटी छोटी मशीनें मेरे सामने काम नहीं आने वाली। जियांग रेनिस से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम पानी की फोर्स की मदद से मुझे अंदर ही दबा सकते हो तो ऐसा नामुमकिन है। मेरी इस रोबोट की बॉडी यूजलेस नंबर से बनी है। रेनिस उसे कहता है चाहे इसकी बॉडी यूजलेस नंबर से ही क्यों न बनी हो, लेकिन इसके अंदर तो तुम बैठे हो और तुम्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं तो तुम सांस कैसे लोगे। साथ ही रेनिस उसके रोबोट के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है। जियांग के रोबोट के जहाँ भी कोई एम्प्टी जगह होती है वहाँ से पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेनिस उसे कहता है तुम अंदर ही क्यों नहीं रहते अगर तुम्हें छुपने का इतना ही शौक है, लेकिन अगर तुम बाहर निकलते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मूव से फिनिश कर दूंगा। जियांग अपने रोबोट की बॉडी को खोलता है और उसमें से बाहर निकल आता है, लेकिन उसने एक नया रोबोट बना लिया होता है जो कि एक सैमुराई टाइप होता है। रेनिस उसे कहता है अच्छा किया जो तुम बाहर निकल आए, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। साथ ही वो पानी से एक बड़ा सा पंजा बनाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग अपने पेन को उसके हाथ पर मारता है और उसके पानी को बर्फ बना देता है। रेनिस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो आयशा के मैजिक को कॉपी कर रहे हो। जियांग उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब मैजिक और टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए तो क्या होता है। मैं तुम्हें पेल मून क्रिस्टल की असली पावर दिखाता हूँ, जो कुछ भी मैं सोचूंगा वो मेरे सामने आ जाएगा। रेनिस उसे कहता है तुम बस इस क्रिस्टल की पावर को वेस्ट कर रहे हो और साथ ही फिर से उस पर अपने हाथ से अटैक करता है। जियांग के रोबोट के पीछे बूस्टर लगे होते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसके वाटर जायंट के ऊपर अपना पैन मारता जाता है जिससे वो बर्फ बनता जा रहा होता है। स्टेडियम के दरमियान एक बड़ा सा बर्फ का जायंट होता है जो कि पहले पानी का था। टीचर मार्टिन से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे स्टोन से इतना बड़ा मैजिक भी परफॉर्म किया जा सकता है। जबकि टीचर मार्टिन खुद भी ये बात सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि वो इससे मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। टीचर मोमो टीचर मार्टिन से कहते हैं लेकिन तुमने आज से पहले मैजिक क्यों नहीं शो किया। टीचर मार्टिन जो बात सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो आज से पहले ये आइडिया आया ही नहीं। जियांग उसके पानी के जायंट को बर्फ बनाने के बाद उसे कहता है इस तरह तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे। रेनिस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मैजिक को अपनी छोटी सी ट्रिक से हरा सकते हो। रेनिस उस आइस जायंट को तोड़ देता है और साथ ही फिर से वो जमीन वाला मूव इस्तेमाल करता है और अरीना को तोड़कर बड़े बड़े पत्थर जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग के पास क्योंकि जेट बूस्टर्स हैं इसलिए वो उड़ता हुआ उनसे बच जाता है और साथ ही उसके पास रॉकेट्स होते हैं जिनसे वो उन पत्थरों को तोड़ देता है और उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जियांग सीधा रेनिस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैजिशियन सिर्फ अपने मैजिक पर भरोसा करते हैं इसलिए उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, मुझे डायरेक्ट इस पर हिट करना होगी। वो अपने पेन से जैसे ही रेनिस को मारने लगता है रेनिस उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। जियांग कहता है इसके पंच की पावर तो इतनी ज्यादा है कि मुझे आर्मर के अंदर से महसूस हो रही है। मुझे लगा था शायद से कमजोर होगा लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। रेनिस उसे कहता है तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे सिर्फ मैजिक यूज करना आता है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कोई भी मुझसे फाइट लेना नहीं चाहेगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने पंचेस के जरिए से मुझे हरा सकते हो, तुम पास एक यूजलेस नंबर हो। जियांग फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेनिस अपने सामने एक शील्ड बनाता है लेकिन जियांग के पंच के पीछे बूस्टर लगे होते हैं। वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है और उसकी शील्ड को तोड़ते हुए रेनिस के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है और साथ ही उसे कहता है ये वाला पंच तुम्हारी प्राइड को चूर चूर करने के लिए काफी है। जियांग के पंच की वजह से रेनिस के चेहरे पर निशान पड़ जाता है और इस बात से एक रॉयल प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रेनिस जियांग से कहता है अब नहीं बचोगे। साथ ही वो अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए जियांग को पीछे की तरफ धकेल देता है। जियांग पीछे हटने के बाद उसे कहता है मुझे पता था कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हारे ड्रैगन फॉर्म को भी मद्देनजर रखते हुए तैयारी की है। रेनिस अपनी मैजिक की पावर को बढ़ाता है और पानी से एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है और गुस्से के साथ जियांग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल प्रिंस के चेहरे पर निशान छोड़ने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी, वो भी 100 गुना ज्यादा। रेनिस अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है। जियांग कहता है हमारी दुनिया में इस तरह के वाटर कटर्स इस्तेमाल होते हैं, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है और न सिर्फ इसकी पावर ज्यादा है बल्कि ये अपने वाटर ब्लेड को बहुत ही तेजी के साथ हैंडल कर रहा है। हालांकि मेरा आर्मर यूजलेस नंबर से बना है लेकिन अगर ये मुझ पर बार बार इस तरह हिट करता रहा
तो मेरा यूजलेस नंबर भी नहीं टिक पाएगा। जियांग अभी उसके ब्लेड से ही बचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी वक्त जमीन से बड़े बड़े दो हाथ निकलते हैं और उसके रोबोट को पकड़ लेते हैं। जियांग वहीं से अपने रॉकेट्स को छोड़ता है जो कि उन हाथों पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि उन पर उनके रॉकेट्स का कोई असर नहीं होता। जियांग कहता है जहाँ पर मैंने अटैक किया था वो पत्थर वापस से रीजनरेट हो रहे हैं। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो अपनी थोड़ी सी नॉलेज के साथ? तुम्हें क्या पता मैजिक क्या होता है? और साथ ही रेनिस बहुत सारी मैजिकल फॉर्मेशन ओपन कर लेता है। वो अपनी सुपर मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। उन सारे मैजिकल फॉर्मेशंस के अंदर से किसी में से फायर निकलती है, किसी में से वाटर, किसी में से इलेक्ट्रिसिटी और किसी में से विंड निकलती है। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हें अभी से हार मान लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचाने वाला। और फिर जियांग के आर्मर पर चारों तरफ से मैजिकल एलिमेंट से अटैक होता है। जियांग चूंकि उसके बड़े हाथों के अंदर ट्रैप होता है इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। साथ ही रेनिस फिर से अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है और उसे कहता है चलो देखते हैं तुम कितनी देर इसी आर्मर के अंदर रहते हो, कभी न कभी तो बाहर निकलोगे और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम्हारे इस मेटल के टुकड़े को तोड़ न दूं। जियांग अपने रोबोट के अंदर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जियांग कहता है चाहे मेरे ऊपर यूजलेस नंबर का आर्मर है लेकिन अंदर से मुझे प्रेशर तो फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे आर्मर को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। जियांग के आर्मर के दोनों हाथों में एक एक किस्म का लेजर लगा होता है। जियांग अपने एक हाथ के लेजर को एक्टिवेट करता है जिससे वो पत्थर की दीवार गर्म होना शुरू हो जाती है। रेनिस कहता है इस पत्थर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेनिस जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसे कहता है तुम बेकार ही अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो, कोई भी मैजिकल अटैक मेरे सामने काम नहीं करने वाला। जबकि जियांग हंस रहा होता है क्योंकि ये मैजिकल अटैक नहीं बल्कि एक लेजर बीम होती है। ग्राउंड में बैठे बच्चे कहते हैं लेजर मैजिक, ये बच्चा लेजर मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये तो बिल्कुल मैजिक क्लास वाले लड़के मॉस के मैजिक जैसा है। किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मॉस एफिली के मैजिक जैसा मैजिक है। किंग प्रिंसिपल से पूछते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही मैजिक है? प्रिंसिपल उसे कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वैसा मैजिक है क्योंकि इसके अंदर से मैजिक की स्मेल नहीं आ रही। जियांग के अटैक से रेनिस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जियांग कहता है अब इसके पत्थर अपने आप रीजनरेट नहीं कर रहे, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो दोबारा से होश संभाल ले। जियांग जल्दी से बाहर निकल आता है और उसके पत्थर के हाथों को तोड़ देता है और रेनिस से कहता है इस फौजी क्लास के लड़के को तुम बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, वो भी सबके सामने। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें हराऊंगा। जियांग के लेजर से रेनिस बेचारे का चेहरा खराब हो जाता है जिसकी वजह से रेनिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम पास एक कीड़े हो, अभी मैं तुम्हें मसल दूंगा। और साथ ही वो हवा की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाता है और इसी के साथ 2-3 और टॉर्नेडो बना लेता है जिसके अंदर बिजली भी होती है। और इस बार वो सुपर की बजाय वर्ल्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल करता है जो कि सुपर से भी ऊपर है। रेनिस हवा में उड़ते हुए बहुत सारे टॉर्नेडो बनाता है जिनके अंदर बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। जियांग पहले तो ये देखकर घबरा जाता है, फिर कहता है जितनी जल्दी ये अपने सारी एबिलिटी मुझे दिखाएगा मुझे पता चलेगा कि इसके पास कौन कौन से मूव्स हैं। साथ ही जियांग फिर से अपनी लेजर बीम के साथ उस पर अटैक करता है। रेनिस अपने एक टोर्नेडो से उसकी लेजर बीम को ब्लॉक करता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये मूव फिर से काम करेगा? रेनिस इस बार वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम मेरी एबिलिटीज को देखना चाहती हो तो तुम्हें मैं यहीं पर दिखाता हूँ कि मेरी एबिलिटीज क्या कर सकती हैं। वो एक मैजिकल फॉर्मेशन ओपन करता है जिससे वो बड़े बड़े हाथ फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जियांग उड़ता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है अगर इन हाथों ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन उसके सामने फिर से एक और हाथ आ जाता है। जियांग कहता है इसके हाथ ना सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि इनकी स्पीड भी बढ़ गई है। जियांग फिर से उन पत्थरों के हाथों के अंदर ट्रैप हो जाता है और उसी वक्त रेनिस अपने बड़े बड़े टोर्नेडोज को उन हाथों के ऊपर फेंकता है जिससे वो टोर्नेडोज उन पत्थर के हाथों को तोड़ते हुए उसके सेंटर से निकल जाते हैं और जियांग जमीन पर गिर जाता है जबकि वो टोर्नेडो अभी भी उसके ऊपर होता है। जियांग अपने आर्मर के अंदर होता है लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रेनिस हंसते हुए से कहता है तुम सिर्फ एक यूजलेस नंबर हो, अब दोबारा क्यों नहीं उठते, दोबारा से मेरा मजाक उड़ाकर दिखाओ। और साथ ही रेनिस अपनी दाईं आंख की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। टीचर ऐसी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर रेनिस की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है।
कि उसकी दाईं आंख में कौन सी पावर है और रेनिस कौन था। कहते हैं कि रेनिस की दाईं आंख की एबिलिटी उसे अपनी माँ से मिली है और इस मैजिक एबिलिटी को आइरिस ऑफ मैजिक कहते हैं। रेनिस की दाईं आंख में इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी दूसरे मैजिशियन के मैजिक को ऑब्जॉर्व कर सकता है। रेनिस क्योंकि अपनी आंख की एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए सारे लोग इससे डरते थे। इवन के रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी इससे दूर रहते थे। आइरिस मैजिक के साथ जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कम थे और रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन चुके थे। हालांकि जो खुद भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थे, रिजेंट को ऑर्डर दिया गया कि इन सारे लोगों को मार दिया जाए जिनके पास आइरिस ऑफ मैजिक की आंख है। रिजेंट ने रॉयल फैमिली के सारे लोगों को मार दिया जिनके पास आइरिस ऑफ मैजिक थी, लेकिन उन्हें सिर्फ रेनिस को छोड़ दिया क्योंकि ये उस वक्त बच्चा था। हालांकि रेनिस रॉयल फैमिली का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से रेनिस को सारे लोग नफरत की नजर से देखने लगे क्योंकि वो इससे डरते भी थे। रेनिस सिर्फ एक ही कमरे में कैद होकर रह गया। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल अपने साथ टीचर एसी को लेकर आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें इस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाना है। प्रिंसिपल टीचर एसी से कहते हैं आज के बाद तुम ही इसका ख्याल रखोगी। टीचर एसी उनसे कहती है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। टीचर एसी रेनिस के पास जाती है। रेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारा सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लूंगा। टीचर एसी उसे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा मैजिक है, अगर तुम थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही टीचर एसी अपने मैजिक की मदद से रेनिस की आंख पर एक लॉक लगा देती है और उससे कहती है तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंख से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रेनिस हंसते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। उसका टॉर्नेडो अभी भी जियांग के ऊपर होता है। साथ ही वो अपने फायर मैजिक से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनाता है और साथ ही एक बड़ा सा वाटर ड्रैगन बनाता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। जियांग कहता है मुझे अपने मैजिक की मदद से यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन वो उससे नहीं निकल पाता। रेनिस उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी दाईं आंख को एक्टिवेट करने के बाद सब किस्म का मैजिक मेरे सामने बेकार है।